अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। हम ये जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से एनिमल किंगडम के अंदर जानदारों को अलग अलग तौर पर रखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि हमारे पास डोमेन मौजूद है, तीन डोमेन के अंदर बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया आ रहा था। यूकेरिया के अंदर तमाम वो जानदार मौजूद थे जिनके अंदर यूकेरियोटिक सेल पाया जा रहा था। फिर यूकेरिया के अंदर हमारे पास 4 किंगडम मौजूद हैं। उन 4 किंगडम में हम सिर्फ एक को जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, और वह है किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे छोटे ग्रुप मौजूद हैं। उन ग्रुप्स को जो है फाइला, ज़्यादा को फाइला कहा जाएगा और एक सिंगुलर ग्रुप को जो है फाइलम कहा जाएगा। तो हमारे पास जो ग्रुप मौजूद है जिसे आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, इसके अंदर ऐसे जानदार मौजूद होते हैं जिनके अंदर सुराख मौजूद होते हैं। तो सुराख होने की वजह से इसका नाम पोरीफेरा रखा हुआ है। पोरी का मतलब है पोरस या हम कहें पोर्स, और फेरा का मतलब है बेरिंग, यानी कि ऐसे जानवर जिनके अंदर सुराख बॉडी में मौजूद होते हैं। इनके अंदर जो सुराख होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। उन सुराखों को जो है ऑस्टिया कहा जाता है। तो इनके अंदर ऑस्टिया मौजूद होता है जो कि बहुत सारे सुराख होते हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है पोरीफेरा रखा हुआ है। इनके जानदारों को कॉमनली जो है स्पंजेस कहा जाता है और ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इनमें से कुछ जानदार फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो कि समंदरों के अंदर भी रह सकते हैं। फ्रेश वाटर जो इसके अंदर मौजूद है उसका नाम है स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाला स्पंज होगा। और जो समंदरों के अंदर यानी कि मरीन वाटर में पाए जाने वाले वो दो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, एक है ल्यूकोसोलेनिया और दूसरा है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला को दूसरा वेनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप ल्यूकोसोलेनिया को भी देख सकते हैं और उसके अलावा यूप्लेक्टिला को भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मौजूद है, जो कि दोनों ही मरीन वाटर में पाए जाते हैं। जबकि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला स्पॉन्जिला, उसकी तस्वीर भी यहाँ पर जो है मौजूद है। अगर हम स्पंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये सिर्फ हमारे पास मल्टी सेलुलर लेवल तक मौजूद होते हैं। इनके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके टिश्यूज़ नहीं बनाते, तो इसलिए इनके अंदर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। मज़ीद बात करेंगे स्पंजेस के हवाले से तो इनके बारे में लिखा हुआ कि ये ज़्यादातर असिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनके अंदर ज़्यादा ऐसे जानदार होंगे जिनके अंदर हमें कोई सिमेट्री नज़र नहीं आएगी, कोई मिरर इमेज नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर कुछ जानदार इस तरह से मौजूद है राउंड शेप के, अगर हम इनको दो हिस्सों में कट करते हैं तो हमें दो बराबर के हिस्से नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास जब मिरर इमेज नज़र आ रही तो ये हमारे पास एक सिमेट्री बन रही है। तो ज़्यादातर इनमें ऐसे होंगे जिन्हें अगर हम बीच में से कट करेंगे तो दो बराबर वाले हिस्से नहीं बनने वाले, तो ये हमारे पास ज़्यादातर असिमेट्रिकल होंगे। कुछ हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल होंगे, मतलब कि इनको हम कहीं से भी काटेंगे दो बराबर हिस्से उनके हो जाएंगे। उसके अलावा इनके पास एक तो हमने जैसे कि कहा कि टिश्यू लेवल मौजूद नहीं है, दूसरे इसके पास न्यूरॉन्स भी मौजूद नहीं। ये इकलौता ग्रुप है हमारे पास एनिमल्स का जिसमें ना टिश्यूज़ मौजूद हैं और ना ही न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस सिस्टम मौजूद है। उसके अलावा इसकी बॉडी में जैसे कि हमने कहा बहुत सारे सुराख होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। इनकी बॉडी के अंदर पानी दाखिल होता है और वो इन्हीं बॉडी के सुराखों में से ऑस्टिया में से दाखिल होगा। मिसाल ये बॉडी इनकी एक बड़ी सी ओपनिंग मौजूद है ऊपर की तरफ और इस तरह से बॉडी में छोटी छोटी सी ओपनिंग मौजूद है। इन ओपनिंग के ज़रिए से जो है पानी इनके अंदर दाखिल होगा और फिर पानी वो फिल्टर होकर के बाहर की तरफ से निकलेगा। पानी जब आएगा उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होंगी जिन्हें वो खा लेंगे, अपने अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ये फिल्टर करते हैं और फीड करते हैं, इसलिए इनको दूसरा फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। तो इनके अंदर पानी इन ऑस्टिया जैसे छोटे सुराखों में से दाखिल होगा बॉडी के अंदर और बाहर जाएगा एक बड़ी ओपनिंग से जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाएगा। उसके अलावा बॉडी की अगर हम बात करेंगे बनावट के हवाले से तो वो 3 लेयर्स की बनी हो सकती है। उसका बाहरा हिस्सा बिल्कुल ही फ्लैट सेल्स का बना हुआ है और उन फ्लैट सेल्स को पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। जो दूसरी लेयर इसके अंदर मौजूद होगी वो जेल लाइक लेयर मौजूद होगी, यानी कि उसके अंदर प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जेल बना करके मौजूद होंगे। वहाँ पर कुछ सेल्स भी मौजूद हो सकते हैं जिन्हें अमेबॉइड सेल्स कहा जाता है, और जो बीच का हिस्सा जेल लाइक मौजूद है इसे मेसोहिल कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी लेयर मौजूद होगी वहाँ पर कुछ हमें फ्लैजिलेटेड सेल्स नज़र आएंगे, उन्हें कोनेकोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहा जाता है। इस तरह से यहाँ से भी हमें एक फ्लैट लेयर्स नज़र आएगी, फ्लैट लेयर बिल्कुल सेल्स की, बीच के अंदर मीजोहिल नज़र आएगा और उसके बाद जो है कॉलर सेल्स वाला स्पेस। अब इसके अंदर का जो स्पेस होता है बॉडी के अंदर का स्पेस
उसे जो है स्पंजियोसोल कहा जाता है। यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई हुई है कि इसके बीच का जो हिस्सा होगा उसे स्पंजियोसोल कहा जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख होंगे उन्हें ऑस्टिया कहा जाएगा। सिंगुलर अगर एक सुराख की बात की जाएगी तो उसे ऑस्टियम कहा जाएगा। और इस तरह से एक बड़ी सी ओपनिंग जो मौजूद होगी उसे ऑस्क्यूलम कहा जाएगा, जिसमें से वाटर जो है बाहर की तरफ जाएगा। तो वाटर छोटे सुराखों में से अंदर आएगा और फिर एक बड़ी ओपनिंग ऑस्क्यूलम में से बाहर की तरफ चला जाएगा। बॉडी इनकी 3 तरह के सेल्स की बनी हुई, जैसे कि पिनेकोसाइट्स जो बाहर की लेयर बनाए हुए, अमेबॉइड सेल्स जो कि मीजोहिल के अंदर मौजूद हैं, और कोनिकोसाइट्स जिन्हें कॉलर सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स कहा जा रहा है। यहाँ पर कोनिकोसाइट्स इनके अंदर पाए जाने वाले फ्लैजिलम को भी डिस्कस किया जा रहा है। और मज़ीद अगर हम बात करेंगे, इनके अंदर कुछ कांटे मौजूद हो सकते हैं जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बने हो सकते हैं, प्रोटीन के हो सकते हैं, सिलिकॉन के हो सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट के हो सकते हैं, जो कि उन्हें शेप देने का काम करें, जिन्हें स्पाइक्यूल्स कहा जाता है। ये इनका एक तरह से स्केलेटन होता है। तो यही बात लिखी हुई है कि इनके अंदर स्केलेटन पाया जाता है जो कि कुछ नीडल्स का बना हो सकता है। वो नीडल कैल्शियम कार्बोनेट की हो सकती है, प्रोटीन की हो सकती है, या सिलिका की हो सकती है। उसके अलावा इनके अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बडिंग या रीजनरेशन के तौर पर देखने को मिलेगी। मतलब कि एक स्पंज है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो कर गया। एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे बड कहा जाएगा। ये बड सेपरेट हो जाएगी, अलग जगह पर गिर जाएगी, फिर वहाँ से नया स्पंज ग्रो हो जाएगा। तो ये बडिंग होगी। रीजनरेशन, इसकी बॉडी मुख्तलिफ हिस्सों में टूट गई और हर टुकड़ा टूटा हुआ नए स्पॉन्ज को ग्रो करेगा। ये होती है रीजनरेशन। उसके अलावा कभी कभार अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें गेम्यूल्स कहा जाता है। लिखा हुआ है कि जब एक स्पंज मर जाता है तो ये कुछ गेम्यूल्स को रिलीज करता है। जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो क्या होगा कि उस गेम्यूल्स में से अमेबॉइड सेल्स जो मौजूद होंगे वो निकल आएंगे और अमेबॉइड सेल्स जो हैं फिर नए स्पंज को बना लेंगे। तो गेम्यूल क्या है? ये एक तरह से कैप्सूल होता है, जैसे कि हमारे पास स्पोर होता है। स्पोर एक तरह की कवरिंग होती है जो कि कुछ खास तरह के सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर स्पोर जो है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये वॉल उसकी ब्रेक हो जाती है और उसमें से सेल बाहर निकल आते हैं। इसी तरह से गेम्यूल जो है फेवरेबल कंडीशन के अंदर अमेबॉइड सेल्स को रिलीज करेंगे जो कि फिर आगे जा करके एक न्यू स्पंज को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर अमेबॉइड सेल्स का काम जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर आ गया। उसके अलावा अगर हम पिनेकोसाइट्स की बात करेंगे तो ये आउटर लेयर बना रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कोनिकोसाइट्स के हवाले से, एक तो फ्लैजिला को मूवमेंट करके ये पानी की लहरें बना रहे होते हैं। उसके अलावा ये फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने का काम करते हैं। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 अलग अलग तरह के सेल जिनका अलग अलग काम हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।